नेक्स्ट हम हीट और वर्क में जो रिलेशनशिप है उसे देख लेते हैं। अब हीट और वर्क जो है वो कोरिस्पॉन्ड करते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को, कि जब भी हीट जो है वो फ्लो करती है तो इन जनरल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, वर्क होता है तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है वो हो रहा होता है। और जितने भी हमारे पास नेचुरल प्रोसेस हैं उसमें अगर हम हीट पंप इन करते हैं, यानी कि अगर आप हीट किसी चीज़ को देते हैं तो लाजमी तौर पर हम उससे जो है वो काम जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ जो है ना टर्मिनोलॉजीज हैं जिसे आपने कुछ हम सिंपल यूज़ करते हैं टर्मिनोलॉजी, जिसको इस्तेमाल करते हुए जो है हम वर्क और हीट को स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि जी हम आपको नज़र आ रहा है, अगर आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो हम Q को पॉजिटिव लेंगे, ग्रेटर देन 0 का मतलब है जी आप Q को पॉजिटिव लेंगे। और अगर सिस्टम से हीट निकल रही है जो है तो हम Q जो है उसे हम नेगेटिव लेंगे, जिसे हम लेस देन 0 से शो किया गया है। इसी तरह से अगर जो है हमारा सिस्टम काम करता है इन्वायरमेंट पे, सिस्टम काम कर रहा है तो हमारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा, और अगर सिस्टम पर काम हो रहा है तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव होता है। वर्क डन को हम डिफाइन करते हैं W इज इक्वल टू P डेल्टा V। गैसेस के केस में हमारे पास जो है वो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो कोरिस्पॉन्ड करता है मैकेनिक्स में डिस्प्लेसमेंट को। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा तो हमारा वर्क डन जो है वो 0 होगा। अब हमारे पास जो है पिस्टन है एक, उसके ऊपर जो है ना प्रेशर अब एग्जर्ट करता है, प्रेशर फोर्स लगती है, जिसकी वजह से जो है ना आप देखते हैं कि जो है सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है। अगर आप जो है वो वर्क डन कैलकुलेट करें जो कि जो है चेंज इन वॉल्यूम से कैलकुलेट होगा, तो हमारे पास जो है वो वर्क आ जाता है एरिया अंडर द ग्राफ, जो आप देख सकते हैं जी, आप स्क्रीन पे नज़र आ रहा है PV के दरमियान कि जी वॉल्यूम जो है वो इनिशियल VI था, जो है ना फोर्स की वजह से जो है वो वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है और वॉल्यूम हो जाता है हमारा VF। तो इस दौरान जो वर्क डन होगा वो हमारे पास इक्वल होगा W इज इक्वल टू P डेल्टा V। इसके अलावा वर्क और जो है हीट जो है उससे हमारे पास हम जाते हैं जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपली क्या है कि अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो जो हीट Q है वो सिस्टम में दो किस्म के चेंज लेकर आती है। एक ये है जी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ सकती है, या और दूसरा क्या है जी वो जो सिस्टम है वो कोई ना कोई काम करेगा। जैसे कि आप देखते हैं जी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो हीट सप्लाई जो आप कर रहे हैं वो क्या करेगा, वो हीट जो है वो सिस्टम की जो है इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देती है और इसके साथ साथ जो है वो काम भी होगा। इसके अलावा इसी को जो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो इन जनरल स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, कि आप जितनी एनर्जी जो है वो दे रहे हैं वो एनर्जी जो है वो किसी ना किसी तरह से सिस्टम जो है उसे यूटिलाइज करेगा, और वो जो यूटिलाइजेशन है वो कुछ इस तरह से है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, चेंज हो जाती है। इसके अलावा जो है सिस्टम जो है कोई उस एनर्जी से काम भी कर सकता है। इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल है जी कि जी बाइसिकल का जो पंप है वो किस तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करता है, कि जब आप जो है उस पंप का जो पिस्टन है आप उसे मूव करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो असल में जो गैस है उस पंप में आप उसके मॉलिक्यूल्स को पर वर्क कर रहे हैं, और ये जो वर्क है ये नेगेटिव होगा क्योंकि उसकी जो एनर्जी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा उस पिस्टन में। इसके बाद अगर वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा तो देन आप क्या देखते हैं कि वो जो पंप है वो जो व्हील में जो है एक नोजल के थ्रू जो है वो एयर जो है सेंड कर रहा है, वो जो नोजल है वो हीट अप हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में है, मॉलिक्यूल्स कंप्रेस्ड फॉर्म में है, तो जो है उनकी इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ने से क्या होगा जी, वो हीट रिलीज करना शुरू हो जाएंगे, तो वो जो नोजल है वो हीट अप हो जाएगी। इसीलिए आप देख सकते हैं इसकी जो इक्वेशन लिखी गई है उसमें हमारे पास -W है, -W को रिस्पॉन्ड करता है कि जी वर्क डन नेगेटिव है, इंटरनल एनर्जी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो पॉजिटिव है क्योंकि मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है, और नेगेटिव क्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि जी हीट जो है वो इवॉल्व हो रही होगी। इसके अलावा जो है इसकी और जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास है जी मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो मेटाबॉलिज्म में जो है हम जो है वो कुछ इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं जी कि हाँ हमारे पास हमारी बॉडी के पास जो एनर्जी है वो हमारी एज अ इंटरनल एनर्जी है, और वो जो इंटरनल एनर्जी है वो हमने फूड को यूज़ करके जो है ना वो हासिल की है। अब अगर आप
अपने आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी काम करेंगे तो वो जो इंटरनल एनर्जी है वो उसमें से वर्क की फॉर्म में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव होती चली जाएगी। इस तरह से अगर आपकी बॉडी जो है वो हीट अप होती है तो वो भी हीट की फॉर्म में भी आपकी बॉडी कुछ एनर्जी रिलीज़ कर रही होती है। इसके साथ साथ जो आप काम कर रहे होते हैं उसकी फॉर्म में भी आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी रिलीज़ कर रही होती है। जबकि जो आप फूड ले रहे हैं वो आपकी बॉडी में एज ए इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टोर हो रहा होता है। तो जब आप काम करेंगे या आपकी बॉडी जो है वो हीट रिलीज करेगी तो आपकी बॉडी की इंटरनल एनर्जी जो है वो कम होती चली जाएगी, जिसको पूरा करने के लिए आपको जो है वो खुराक की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ये आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करते हुए हम इन दोनों प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि जी फर्स्ट है जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर के कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि जी इंटरनल एनर्जी जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें जो डेल्टा यू का फैक्टर है वो हमेशा जीरो होगा। तो फिर जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वो सिंपली हमारे पास रह जाएगा जी Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब ये जो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू है इसको हम दो तरह से देखते हैं कि जी अगर हमारी जो गैस है वो एक्सपैंड कर रही हो, यानी कि अगर हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो तब क्या होगा, और अगर हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन हो फिर क्या होगा। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा तो आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए गैस एक्सपैंड कर रही है। एक्सपेंशन का मतलब है कि कूलिंग होगी, गैस ठंडी होगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हीट ऐड करनी पड़ेगी ताकि वो जो वर्क हो रहा है एक्सपेंशन में उसको बैलेंस किया जा सके। तो इस केस के अंदर अगर वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा तो आपको पॉजिटिव हीट देनी पड़ेगी ताकि जो है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जा सके। इसीलिए एक्सपेंशन के लिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमारे पास प्लस Q इज इक्वल टू प्लस W जो है वो इक्वेशन होती है। इसके अलावा अगर आप आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है गैस जो है वो कंप्रेस होगी। जब गैस कंप्रेस होगी तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। ज़्यादा इंटरेक्शन से क्या होगा जी, टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो आपको सिस्टम में से हीट जो है वो रिलीज करनी होगी, जिसको हम यहाँ पे नेगेटिव Q से रिप्रेजेंट करेंगे। जी हीट जब निकल जाएगी तो सिस्टम जो है उसका टेम्परेचर हम तकरीबन उतना ही कर सकते हैं जितना हम रखना चाहते हैं, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इस केस में हमारा वर्क डन भी नेगेटिव होगा और हीट जो है उसके लिए भी हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। यानी कि इसके लिए इक्वेशन है जी हमारे पास माइनस Q इज इक्वल टू माइनस W। नेक्स्ट है हमारे पास जी एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस जो है उसमें ना तो हम सिस्टम को हीट देते हैं और ना ही सिस्टम से हम हीट लेते हैं। यानी कि इसमें किसी किस्म का हीट का जो एक्सचेंज है वो नहीं होता। यानी कि अगर हीट का एक्सचेंज नहीं होता और गैस जो है वो कंप्रेस कर रही है, अगर गैस कंप्रेस करेगी तो डेफिनेटली तौर पर जो है अगर आप हीट ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं तो गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी कंप्रेशन की वजह से। जबकि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो उसका जो ग्राफ है वो कम स्टीप है और वो स्लो प्रोसेस है। यही दोनों प्रोसेस में मेन डिफरेंस भी है कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो है इन जनरली उसे हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए स्लो करवाते हैं, जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो इन जनरली फास्ट प्रोसेस हैं और सडन अकर करते हैं। इसी वजह से जो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं उन्हें हम रिवर्सिबल भी लेके जा सकते हैं, जबकि जो एडियाबैटिक प्रोसेस हैं उन्हें हम रिवर्सिबल नहीं लेके जा सकते, ये इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। अब देख लेते हैं जी मोलर स्पेसिफिक हीट से क्या मुराद है। मोलर स्पेसिफिक हीट सिंपली हम उसको डिफाइन करते हैं C इज इक्वल टू 1/n Q डेल्टा T। अब इसको हम फिजिकली किस तरह से डिफाइन करेंगे कि जी आप किसी जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आप किसी भी सिस्टम को देते हैं जिसका जो हमारे पास है जिसके नंबर ऑफ मोल्स n है और उसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री चेंज हो जाता है। यानी कि आप सिस्टम को हीट दें, कितने सिस्टम को देनी है, जिसकी मिकदार कितनी है हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स है और उससे होता क्या है जी टेम्परेचर में 1 डिग्री का चेंज आ जाए तो ऐसी हीट जो आप सप्लाई कर रहे हैं उसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट कहेंगे उस गैस के लिए। अब लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज से स्पेसिफिक हीट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए जो है हमारे पास जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो एक सिंगल वैल्यू जो है ना वो हमारे पास आती है, जबकि गैसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज करने से स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो है वो वेरी कर जाती है। इसीलिए हम गैसेस में दो किस्म की स्पेसिफिक हीट्स को पढ़ते हैं, एक है हमारे पास एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और दूसरी है जी हमारे पास
मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें तो हमारे पास आएगा QV इज इक्वल टू CV एंड डेल्टा T इंटू डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा U। यानी कि जो आप हीट सप्लाई करेंगे, वो जो आप एनर्जी देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज लेकर आएगी कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में हमारे पास वर्क डन 0 होता है, जबकि जो कांस्टेंट प्रेशर है उसमें हमारे पास वो जो दी गई एनर्जी है वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं लाएगी, बल्कि उसके साथ साथ जो है आपको काम भी होगा, आपको वर्क डन भी जो है वो नजर आ रहा है। देन अगर आप इन्हीं रिलेशन से देख सकते हैं, लाजमी तौर पर जो हमारे पास CV है वो कम होगी और CP जो है वो ज़्यादा होगी, और इन दोनों के दरमियान रिलेशन जो है वो हम इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लिख सकते हैं, जिसको हम डिफाइन करते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R। यानी कि ये रिलेशन भी हमें यही बता रहा है कि CP की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी और CV की वैल्यू हमेशा कम होगी, और उसकी वजह क्या है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जी जो कांस्टेंट प्रेशर का केस है उसमें जो है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के साथ साथ कोई वर्क डन भी जो है वो हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है, इसलिए CP हमेशा ज़्यादा होगी, CV हमेशा कम होगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ MCQs हैं जी कि जी अ गैस इनक्लोज इन अ कंटेनर फिटेड विद अ पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.10 meter square, the pressure of the gas is maintained at 8000 Newton per meter square. When heat is slowly transferred, the piston is pushed up through a distance of 4 centimeter. If 42 joule heat is transferred to the system during the expansion, what is the change in internal energy of this system? यानी कि आपके पास एक जो है पिस्टन अरेंजमेंट है जिसमें सर्टन प्रेशर है, और जो है प्रेशर कांस्टेंट रहते हुए जो है वो गैस जो है हमारी वो एक्सपैंड कर रही है। कितना एक्सपैंड करती है? पिस्टन जो है हमारा वो 4 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जाता है, और जो है आप हीट जो ट्रांसफर होती है इस एक्सपेंशन में वो आप देते हैं जी हीट सिस्टम को, वो 42 जूल है। आपने ये बताना है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा। तो हम वर्क डन जो है अगर आप कैलकुलेट करें, जो एक्सपेंशन हो रही है 4 सेंटीमीटर जो है हमारा वो अपवर्ड मूव कर रहा है, तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 32 जूल। और अगर आप उस 32 जूल को हीट में से माइनस कर देंगे जो आपने सप्लाई किया, तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है वो आ जाएगी 10 जूल। तो बी ऑप्शन जो है वो इसकी वो ठीक है। नेक्स्ट, if for an ideal gas CV is equal to 2R divided by 3, then gamma would be equal to, आपने गैमा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि इक्वल है CP डिवाइड बाय CV। जबकि CV आपको गिवन है तो हम रिलेशन यूज करेंगे CP माइनस CV इज इक्वल टू R। वहाँ से हमारे पास CP आ जाएगा, फिर हम CP और CV की जो है वो रेशो कैलकुलेट कर लेंगे जो कि हमारे पास आएगी A ऑप्शन 5/4।